I guess you got the meaning of the earlier concept. Still, if any problem persists, बेटा feel free to talk to me. आपको बार बार समझाया कि ऑनलाइन क्लास में हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स रह सकते हैं, तो प्लीज़ क्वेश्चन आप अराइज कीजिए, कॉल करके टेक्स्ट करके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, हेडिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, MP, TP एंड AP ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. रिमेंबर, हम MP, TP और AP को वेरिएबल फैक्टर के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं. प्लस आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि हमारे केस में, हमारे कोर्स में शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस हो रहा है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस नहीं होगा. सो देखिएगा, MP, TP और AP का क्या होता है. तो सबसे पहले MP का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल प्रोडक्ट. TP का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट और AP का मतलब होता है एवरेज प्रोडक्ट. ओके, तो देखिएगा MP का मतलब क्या है. MP का मतलब क्या है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे पास होगा वेरिएबल फैक्टर, उसको हम यूनिट बाय यूनिट इंक्रीज करेंगे, यूनिट बाय यूनिट इंक्रीज करेंगे. यूनिट बाय यूनिट का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में देखा है. ओके, अब देखिएगा, जैसे जैसे मैं वेरिएबल फैक्टर को चेंज करूंगा, इंक्रीज करूंगा, ऑब्वियस है प्रोडक्शन में कुछ फर्क आएगा. ऑब्वियस है प्रोडक्शन में कुछ फर्क आएगा. तो देखिएगा, इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड. मेन इसकी डेफिनेशन होती है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ यूज्ड. देखिएगा, वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट 1 बाय 1 इंक्रीज की जाएगी. तो जैसे ही हम वेरिएबल फैक्टर की एक एक्स्ट्रा यूनिट इंगेज करते हैं, तो टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आएगा उसको हम क्या कह सकते हैं, आपके MP कह सकते हैं. इसके अलावा प्रोडक्शन डन बाय एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, प्रोडक्शन डन बाय एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज ऑल्सो MP और मार्जिनल प्रोडक्ट. इस हिसाब से MP के दो फॉर्मूले बनते हैं. एक तो MP का फॉर्मूला बनता है MP ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू TPn माइनस TPn माइनस 1. एक इसका फैक्टर और बनता, एक इसका फॉर्मूला और बनता है MPn इज इक्वल टू डेल्टा TP अपॉन डेल्टा n, या फिर चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर यूनिट्स. अभी मैं इसको बाद में समझाऊंगा आपको सारी चीज़ें डिटेल में, या अभी बता देता हूँ. देखिएगा, मान लीजिए 2 यूनिट ऑफ लेबर पर हमारा TP आ रहा है 20 यूनिट्स और 3 यूनिट ऑफ लेबर पे ये हो जाता है 30 यूनिट्स. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस रिकॉर्ड से आपको MP मिलेगी थर्ड यूनिट की, थर्ड यूनिट ऑफ लेबर की. और वो कैसे मिलेगी, TP3 माइनस TP2. ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं बेटा, TPn माइनस TPn माइनस 1. ओके, सो देखिएगा 30 माइनस 20 10 यूनिट्स. समझिए, 2 यूनिट तक हमारा लेबर जो था उसने 20 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया था. थर्ड यूनिट में आते ही प्रोडक्शन बढ़ के 30 यूनिट हो गया. तो अकेली ये जो थर्ड यूनिट है उसने कितना प्रोडक्शन किया होगा, 30 माइनस 20 दैट इज 10. एक एग्जांपल और दे देता हूँ. 5 यूनिट ऑफ लेबर थी, TP चल रहा था 60. मान लीजिए 6 यूनिट ऑफ लेबर आ गई, TP हो गया 85. तो सबसे पहले इस रिकॉर्ड से हम 6 यूनिट का MP निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि MP ऑफ 6 निकालने के लिए TP6 माइनस TP5 करना पड़ेगा. अब आप कहोगे कि MP5 क्यों नहीं निकाल सकते, तो बेटा MP5 करने का फॉर्मूला होगा TP5 माइनस TP4, और TP4 तो आपके पास है ही नहीं.
तो अगर TP4 होगा तो आप MP5 निकाल पाओगे। तो इस डेटा से आप MP ऑफ 6 यूनिट निकाल पाओगे फ्रॉम 5th and 6th यूनिट। सो दिस इज 85 minus 60, 25 units. Okay, now moving to the next concept of total product, that is TP. देखिएगा TP का मतलब क्या है? Sum total of output given by all units of variable factors. By all units of variable factors. यानी अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ, फॉर्मूला शेप में बोलूँ, तो TP का फॉर्मूला होता है सिग्मा MP। TP का फॉर्मूला होता है सिग्मा MP। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मेरे पास यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 0, 1, 2, 3। 0 पे हमेशा डैश लगेगा M कंसेप्ट में, आपको बता रखा है मैंने। ओके, फर्स्ट यूनिट की MP यानी फर्स्ट यूनिट का आउटपुट मैंने बता दिया आपको, सपोज 20। सेकेंड यूनिट का आउटपुट मैंने आपको बता दिया 30, और थर्ड यूनिट का आउटपुट मैंने आपको बता दिया 40। रिमेंबर, ये इंडिविजुअल इस यूनिट की प्रोडक्शन है। फर्स्ट यूनिट ने अकेले 20 का प्रोडक्शन किया, सेकंड यूनिट ने अकेले प्रोडक्शन किया 30 का, एंड थर्ड यूनिट ने 40 का। तो अब TP कैसे निकलेगा? TP का फॉर्मूला होगा बेटा सिग्मा MP। 0 के सामने M कंसेप्ट हमेशा डैश होता है और T कंसेप्ट हमेशा 0 होता है। ये आपको यूटिलिटी वाले चैप्टर में समझाया था मैंने। ओके, अब 0 + 20, 20 + 30, 50, एंड 50 + 40, आंसर बनता है 90। यानी TP जो होता है इंडिविजुअल MP का सम होता है। ओके, यहीं से मैं आपको एवरेज कंसेप्ट का भी बता देता हूँ। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू TP डिवाइड बाय L। TP है टोटल प्रोडक्ट, L है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यानी एक वेरिएबल फैक्टर की जो यूनिट आ रही है उसके हिसाब से एवरेज कितना चल रहा है। जैसे अपन मीन निकालते हैं बेटा, ये बिल्कुल वैसा ही है। ओके, AP का फॉर्मूला देख लेते हैं, TP अपॉन L। AP का फॉर्मूला हो गया TP अपॉन L। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर 0/0 नॉट डिफाइंड। L बेटा ये है यूनिट्स, L ये है। अभी जब अपन आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिटेल में समझाऊंगा। ओके, 20/1, 20। देखिएगा इस 20 में इस 1 का डिवाइड दिया 20, 50/2, 25, एंड 90/3, दैट इज 30। सो हियर वी हैव सीन द मीनिंग ऑफ MP, TP एंड ए मीनिंग ऑफ AP। स्टिल अगर आपको नहीं समझ में आता है, 2 बार वीडियो को वॉच कीजिए, फिर भी नहीं समझ में आए तो बेटा प्लीज़ आपके क्वेश्चंस के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। ये आपको मैंने हमेशा एडवाइस किया है कि क्वेश्चंस बेटा ज़रूर भेजने हैं। अब देखिएगा चैप्टर में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब आता है इस चैप्टर का मेन टॉपिक। इस चैप्टर का मेन टॉपिक दैट इज, हमने पढ़ा था कि हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं और वो भी शॉर्ट रन में पढ़ेंगे। हमने पहले डिस्कस किया था, लॉन्ग रन अभी हमारे कोर्स में नहीं है, शॉर्ट रन है। तो शॉर्ट रन में एक लॉ का डेरिवेशन होता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये शॉर्ट रन में ही होगा, लॉन्ग रन में नहीं आता बेटा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसका मीनिंग मैं बता देता हूं आपको। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर का यूज़ कर रहे हैं, और वेरिएबल फैक्टर के रेफरेंस में मैंने MP TP यूज़ कराई आपको। तो देखिएगा कि व्हेन, इसका मीनिंग या डिफाइन बता रहा हूं, व्हेन वी कंबाइन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, initially MP of variable factor can increase, but ultimately it falls. It can be even 0 or negative.
सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब या डिफाइन ये है कि हम कुछ फिक्स फैक्टर को लेंगे, हम कुछ वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे, किसके लिए? आउटपुट के पर्पस से या प्रोडक्शन के पर्पस से। अब शुरुआत में हो सकता है, ये इसका सबसे मेन चीज़ है बेटा, यहीं पर सब जने गड़बड़ करते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मीनिंग ये रहा, एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, अभी मैंने आपको जैसे एमपीज बताई थी, तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करती है, जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल लिया है। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर कैन इंक्रीज बट अल्टीमेटली इट विल फॉल, बट इसको गिरना ज़रूर पड़ेगा। आपकी एमपी शुरुआत में या क्वेश्चन के शुरू में, सिचुएशन की शुरुआत में इंक्रीज करती हुई आ सकती है, बट अल्टीमेटली इसको गिरना ज़रूर पड़ेगा, और गिरते गिरते ये ज़ीरो भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। ये इसका मीनिंग है। अब एक चीज़ और कि ये लॉ बना कहाँ से, या ओरिजिन ऑफ लॉ, ओरिजिन ऑफ दिस लॉ, कि ये लॉ बना कैसे, तो वो भी मैं बता देता हूँ बेटा। इसके लिए बेटा मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में ले जाऊँगा। आपने देखा था कि जब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन चलता है, वहाँ ये बात मैं आपको डिटेल में बताना भूल गया था, अब बता देता हूँ कि आपने जैसे ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन चल रहा है, 40 इक्वल्स फंक्शन ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। ये मैंने एक इमेजिनरी फंक्शन लिखा है, पिछले वाले से मैच करते हुए नहीं लिखा है। मान लीजिए मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ा के 45 करना चाह रहा हूँ, तो मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि मेरी कैपिटल फिक्स्ड है, तो इसका मतलब मैं कैपिटल को टच नहीं कर सकता, कैपिटल अपनी जगह फिक्स रहेगी। मान लीजिए मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ा के और 50 करना चाह रहा हूँ, तो देखिएगा कि अगेन मेरी कैपिटल अपनी जगह पे फिक्स पड़ी हुई है और केवल मेरा लेबर चेंज हो रहा है। अब देखिएगा अगर मैं यहाँ पर एल और के का एक रेशियो एनालिसिस करूँ, यानी फैक्टर रेशियो निकालूँ, तो शुरुआत में आता है ये 5:2, 6:2, 6:2 को हम कर लेते हैं 3:1, और यहाँ पर आता है 7:2। तो देखिएगा जब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन चल रहा है बेटा, तो आपके फैक्टर रेशियो जो है हर स्टेज पे बदलता हुआ आ रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन चलेगा, जिसकी डिफाइन ये है। अब ये लॉ बनता कैसे है, तो वो ये इसका मीनिंग ये, इसका आंसर ये है कि जब हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कर रहे होते हैं, तो जो आपके फैक्टर इनपुट्स हैं उनका रेशियो आपस में क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, और इसी चेंज होने वाले रेशियो की वजह से ये लॉ बनता है। तो देखिएगा मीनिंग क्या है, एमपी इंक्रीज हो सकती है बट अल्टीमेटली जाके गिरेगी, और गिरते गिरते ज़ीरो या नेगेटिव भी हो सकती है। जबकि रीज़न क्या है, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में फैक्टर रेशियो जो चेंज होता है, फैक्टर रेशियो क्यों चेंज होता है कि कुछ फिक्स्ड फैक्टर रह जाते हैं, कुछ वेरिएबल हो जाते हैं, तो आपका इनपुट रेशियो जो रहेगा वो चेंज होता जाएगा। इनपुट रेशियो वेरीज और कीप चेंजेस। तो इनपुट रेशियो की चेंज होने की वजह से या वेरिएशन की वजह से ये लॉ आगे जाके बनता है। तो मीनिंग ये रहा, और ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ वो मैं आपको बताया। अब देखिएगा इसका टेबुलेशन कैसे करते हैं, या इसके बारे में मैं डिटेल में थोड़ा आपको बता देता हूँ। यस प्लीज़। सो जब भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की टेबल बनेगी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की टेबल बने, या आपको कहा जाए एमपीटीपी एपी टेबल बनाओ, किसी भी नाम से आ सकता है, तो देखिएगा सबसे पहली बात, टेबल विल स्टार्ट फ्रॉम एमपी साइड। और एक चीज़ और, फिक्स फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, 2-3 बातें आपको लिख के दे रहा हूँ, और वेरिएबल फैक्टर विच इज चेंजेस, बट उसमें जो चेंज होगा वो 1 यूनिट का होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको एक नॉर्मल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टेबल या एमपीटीपी एपी शेड्यूल बना के दे देता हूँ। देखिएगा फॉर्मेट ये रहा, सबसे पहले ये लिखा मैंने यूएल, और इधर मैंने लिखा यू के, जिसके ऊपर मैंने लगा दिया डैश, यानी कैपिटल फिक्स फैक्टर हो गया और लेबर मेरा
वेरिएबल फैक्टर हो गया। फिर मैं बनाऊंगा एमपी का कॉलम, फिर मैं बनाऊंगा टीपी का कॉलम और फिर मैं बनाऊंगा एपी का कॉलम। ओके, यूनिट ऑफ लेबर 1 यूनिट चेंज करनी है और यूनिट ऑफ कैपिटल क्योंकि फिक्स्ड है कांस्टेंट रखनी है। मान लीजिए मैंने इसको कांस्टेंट करके रख दिया ये। अब देखिएगा टेबल 3 टुकड़ों में बनेगी। इस टेबल को बनाने का तरीका है, टेबल 3 टुकड़ों में बनेगी या 3 स्टेजेस में बनेगी। अब देखिए स्टेज 1 की पहचान एमपी इंक्रीज करती हुई आनी चाहिए। ये सभी बातें अभी मैं आपको करके बता रहा हूँ। सेकंड स्टेज में एमपी फॉल करेगी और फॉल करते करते 0 तक जा सकती है। और थर्ड स्टेज में एमपी जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो मैं पहले से अपने दिमाग में फ्रेम करके चलूँगा कि मैं कहाँ तक स्टेज 1 रखना चाहता हूँ, कहाँ तक स्टेज 2 और कहाँ तक स्टेज 3। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं अपनी स्टेज 1 यहाँ तक रखना चाहता हूँ, मैंने एक ऐसा लाइन खींच दी। ओके, तो यहाँ स्टेज 1 में क्या होता है, एमपी इंक्रीज करती हुई आती है। बेटा इस टेबल का फॉर्मेशन समझा रहा हूँ और ये इस लॉ का फॉर्मेशन भी है। देखिएगा स्टेज 1 एमपी इंक्रीज करती हुई आती है। सबसे पहले ये हमारा वेरिएबल फैक्टर है, इस कॉलम से हमें कुछ लेना देना नहीं है, जो है वो इससे लेना है। वेरिएबल फैक्टर 0 आ रहा है, 0 के सामने एम कॉलम में हमेशा लगता है डैश। ओके, अब मुझे क्या करना है, एमपी इंक्रीज करते हुए रखनी है। अब इंक्रीज आप अपने हिसाब से कर दीजिए, 1 2 3, आप चाहें तो कोई डिफरेंट नंबर भी ले सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा एमपी इंक्रीज हो रही है। अब इसके बाद मैंने कहा कि सेकंड स्टेज में यहाँ तक चलाना चाहता हूँ, स्टेज 2। सेकंड स्टेज में एमपी गिरनी चाहिए और गिरते गिरते 0 तक पहुँच सकती है। अब मैंने मान लीजिए यहाँ लास्ट फिगर था 3, मैंने यहाँ कर दिया 2। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर 1 भी लिख सकता हूँ या 0 भी लिख सकता हूँ, मेरी इच्छा है। अभी मान लीजिए मैंने 1 लिख दिया, लेकिन थर्ड स्टेज में जाते ही ध्यान रखिएगा वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। मान लीजिए मैंने यहाँ नेगेटिव में लिख दिया -2। अब टीपी का फॉर्मूला होता है सिग्मा एमपी। मेन बेटा इसी चीज़ को सेट करना सीखना है, बाकी कॉलम अपने आप हो जाएगा। 0 के सामने टी कॉलम में हमेशा था 0, 0 + 1 1, 1 + 2 3, 3 + 3 दैट इज 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 + -2 दैट इज 7। रही बात एपी का कॉलम, TP/L। ओके, 0/0, 1/1, 3/2, 6/3, 8/4, 9/5 एंड 7/6। ये अपन सॉल्व कर सकते हैं, अभी मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए जब आपकी MPTP AP टेबल बनेगी उसमें 3 स्टेजेस में टेबल बनेगी। स्टेज 1 जिसमें MP इंक्रीज करती हुई आती है, स्टेज 2 जिसमें MP फॉल करती हुई आएगी और फॉल करते करते वो 0 पे जा सकती है। इस टेबल में हमने 0 का यूज़ नहीं किया है लेकिन आ सकता है। और स्टेज 3 में MP नेगेटिव जाएगी। एक टेबल और मैं बता देता हूँ बेटा ताकि आपको क्लियर हो जाए। यस प्लीज, UL, UK, MP, TP एंड AP। ओके, इस बार मैं 0 1 2 3 4 5 मैंने 5 यूनिट से यूज़ की और मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि मेरी फर्स्ट स्टेज यहाँ तक चलेगी। ये स्टेज फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है बेटा, वरना आपका पूरा केस गड़बड़ हो जाएगा। सेकंड स्टेज में यहाँ तक रखना चाह रहा हूँ और बची हुई थर्ड स्टेज में जाएगी। UK की वैल्यू मैंने कांस्टेंट कर दी। ओके, 0 के सामने M में आएगा डैश, 0 के सामने M में आएगा हमेशा डैश। ओके, शुरुआत में MP मुझे इंक्रीज चाहिए, इंक्रीज्ड MP चाहिए। यहाँ MP फॉल करती हुई आनी चाहिए टिल 0, यहाँ लास्ट वैल्यू 0 हो सकती है और यहाँ पे MP नेगेटिव चाहिए। ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 3 एंड यहाँ लिख दिया 4, दैट्स इट, हो गया काम, कुछ नहीं करना। MP इंक्रीज करती हुई आ रही है। इसके बाद यहाँ से MP मेरे को फॉल करानी, इन दोनों जगह 4 से नीचे की वैल्यू आएगी। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 2 और पिछली बार मैंने 1 लिखा था, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू 0 रख सकता हूँ। ध्यान रखिएगा, यहाँ टेबल की लास्ट वैल्यू जहाँ 0 इस पूरी टेबल में कहाँ आएगा, तो एक ही जगह आ सकता है जहाँ आपकी सेकंड स्टेज ख़त्म करना चाह रहे हो वहीं 0 आ सकता है। जैसे इसमें मैंने 0 नहीं रखा था लेकिन मैंने इसमें 0 रख दिया। और इसके बाद
बची हुई वैल्यू नेगेटिव। टीपी की वैल्यू सिग्मा एम पी 0, 0 + 3 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 0 9, 9 + माइनस का 1 दैट इज़ 8। मेन बेटा ये एम पी का कॉलम सेट करना सीखना है। ए पी का फॉर्मूला टी पी बाई एल, ए पी का फॉर्मूला टी पी बाई एल होता है बेटा 0/0, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम 3/1, 7/2, 9/3, 9/4, 8/5। तो टेबल 3 स्टेजेस में बनेगी। ये 3 स्टेजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अब देखिएगा स्टेज 1 जो होती है जिसमें एमपी हमेशा इंक्रीज करती हुई आती है, इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। दूसरा सेकंड स्टेज जो होती है उसमें एमपी फॉल करती हुई आती है और फॉल करते करते 0 तक जा सकती है, इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। और थर्ड स्टेज जो होती है उसमें एमपी नेगेटिव हो जाती है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। तो आपके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 स्टेजेस में टेबल बनेगी। स्टेज 1 जहां एमपी इंक्रीज हो रहा है, स्टेज 2 जहां एमपी फॉल करता है और फॉल करते करते 0 तक पहुंच सकता है, और थर्ड स्टेज जहां एमपी नेगेटिव होता है। एक बात और, ऑल स्टेजेस आर रेफरेंस्ड टू एमपी। स्टेजेस कभी भी डिफाइन करनी है या स्टेजेस को पहचानना है या स्टेजेस को नेम देना है तो वो एमपी के हिसाब से दिया जाएगा, टीपी के हिसाब से नहीं दिया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज क्योंकि एमपी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, यहाँ एमपी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर चल रहा है, स्टेज 1 चल रहा है, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है। एमपी फॉल कर रहा है, इसको नेगेटिव डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर बोलेंगे। और यहाँ स्टेज 3 है, एमपी नेगेटिव है। यहाँ इस टेबल में स्टेज 1 ये रहा क्योंकि एमपी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से सेकंड स्टेज शुरू हो गया, स्टेज 2 एमपी डिक्रीज कर रहा है। और थर्ड स्टेज यहाँ है स्टेज 3, एमपी इज फॉलिंग डाउन एंड नेगेटिव। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका स्टेज 1 चल रहा है इधर, तो आपका स्टेज 1 चल रहा है 0 से लेके 2 यूनिट के बीच में। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही जहां आपका स्टेज 1 खत्म होगा वहीं से स्टेज 2 शुरू होगा। यहाँ से यहाँ तक स्टेज 2 है, इसको बोलते हैं बेटा ओवरलैपिंग। जहाँ स्टेज 1 खत्म हुआ वहीं से स्टेज 2 शुरू होगा, ठीक है। तो सेकंड यूनिट पे ही स्टेज 1 खत्म हुआ और सेकंड यूनिट से स्टेज 2 शुरू हो जाएगा, ओवरलैपिंग, और स्टेज 3 यहीं से शुरू हो जाएगा। इस टेबल में यहाँ से यहाँ तक आपका स्टेज 1 चल रहा है बेटा, एमपी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। इसी थर्ड यूनिट ऑफ लेबर, जो भी यूनिट ऑफ लेबर यहाँ आ रही थी 0 1 2 3, थर्ड यूनिट ऑफ लेबर से हमारा स्टेज नंबर 2 शुरू हो गया, और जहाँ ये स्टेज 2 खत्म हुआ वहीं से हमारा स्टेज 3 शुरू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। तो ये 2 टेबल समझाइए बेटा, कुछ एग्जांपल्स आपके नोटबुक में भी है, प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो पुट ए क्वेरी टू मी अगेन, आई एम वेटिंग फॉर ऑल योर क्वेरीज।